फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम वर्णमाला को ट्रिक से पढ़ेंगे। वर्णमाला को ट्रिक से पढ़ने के बाद एग्जाम में आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, आप देखते ही पहचानेंगे। इसमें हम उच्चारण स्थान और इनके जो भेद होते हैं वर्णों के, वर्ण के, स्वर के, व्यंजन के, जितने भी इनके भेद होते हैं इनको हम ट्रिक से पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देख लेते हैं वर्णों के भेद। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या होती है 33 होती है मूल संख्या, और कुल जो होते हैं वो 39 होते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इनके उच्चारण स्थान और इसमें जो स्पर्श व्यंजन और अंतष्ट है उसमें इन चीज़ों को हम आज ट्रिक से पढ़ेंगे। इनकी संख्या 11 होती है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी ये सब हैं ही। और ये जो है इनके भेद होते हैं। कई बार सवाल आ जाता है कि स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और मात्राएं कितनी होती है? 10 होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हैं मात्राएं। छोटी ई, बड़ी ई और ऋ जो है ये स्त्रीलिंग वर्ण है। और व्यंजन जो होते हैं मूल व्यंजन वर्ण जो है 33 हैं और इनकी कुल संख्या 39 है। भेद इनके 3 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 है, अंतष्ट व्यंजन 4 है, उष्म व्यंजन 4 है और कुल इनकी 33 संख्या। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतष्ट 4 है, ऊष्म 4 है और संयुक्त व्यंजन 4 है और द्विगुण व्यंजन 2 है। कौन कौन से हैं ये भी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। स्पर्श व्यंजन 25, ऊष्म 4 और अंतष्ट भी 4। ठीक है, अगली स्लाइड में वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। स्वर, इसको अच भी कहा जाता है संस्कृत में, और व्यंजन इनको हल कहा जाता है। ह्रस्व स्वर इनको लघु भी कहते हैं और दीर्घ स्वर इनको गुरु या बड़ा भी कहते हैं। ये प्लुत स्वर है। जो ये ह्रस्व स्वर है छोटा, ये 4 होते हैं, ये छोटे हैं चारों, छोटा बड़ा छोटी बड़ी। आप छोटा बड़ा छोटी बड़ी इस तरह से पूरा लिख लेंगे। उसके बाद जो बड़ी मात्रा है उसको छोड़ देंगे, क्योंकि वो दीर्घ स्वर में आता है और ये 7 होते हैं। और जो ये प्लुत स्वर है, ये प्लुत स्वर के अंतर्गत ऐसे वर्ण आते हैं जैसे ओम, हम ओम लिखते हैं तो वो प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। और ये मूल दीर्घ स्वर जो है 3 है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और संयुक्त स्वर जो है ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये संयुक्त स्वर है 4। और ये जो है इधर स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन, ये इनके 3 नाम हैं। ये 25 होते हैं। अंतष्ट व्यंजन 4 हैं, या, रा, ला, वा। ठीक है, और उस व्यंजन जो है सा, 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 हा। ये तीनों सा और हा ये उस व्यंजन है। इनको याद करने की सीधी सी ट्रिक है। मूल दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर एवं संयुक्त दीर्घ स्वर को विजातीय स्वर भी या मिश्रित स्वर भी कहते हैं। अब इनका उच्चारण स्थान हम कैसे याद रखेंगे ये हम देखेंगे इस स्लाइड में। व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतष्ट व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, पहले स्पर्श व्यंजन देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्गीय उदित व्यंजन होते हैं, ये का से मा तक होते हैं। ज़्यादातर जो वर्णमाला में सवाल बनते हैं, जो है वर्णमाला के जो सवाल बनते हैं एग्जाम में, वो यहाँ से बनते हैं। जैसे ये का वर्ग है, इसको आप लिख लेंगे का, चा, टा, ता, पा। कचट तप, ये एक ट्रिक है, कचट तप ये लिख लिया। उसके बाद इसकी आगे की जो लाइन है, ये थोड़ा सा इसको बड़ा करके जूम करके मैं समझा देती हूँ। जैसे इसकी जो ये आगे की लाइन है, यहीं से ही ज़्यादातर एग्जाम में सवाल बनेगा। ये जो आगे की लाइन है का, चा, टा, ता, पा, ये लिख लिया इतना। ये लिखने के बाद आगे को का के बाद तो खा ही आता है, खा, गा, घा, अड़ा। तो ये का वर्ण का जो उच्चारण स्थान है, ये इस तरह से आप इनको पहले 25 लिख लो। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बारीकी से समझने की देर है। लिखने के बाद चा, छा, जा, झा ये सब लिख लिया। अगर एग्जाम में उच्चारण स्थान आता है तो कचट तप याद रखने के बाद इसे इस तरह से ऊपर नीचे लिख लो, ऐसे नीचे क्रम में। लिखने के बाद ये सारा लिख लिया। लिखने के बाद आगे चलते हैं। इसके आगे इसी पूरी वर्णमाला, इसी वाले जो ये सारणी दे रखी है, इसी सारणी से पूरे वर्णमाला के सवाल सोल्व हो जाएंगे। ये लिखने के बाद सबसे पहले लिखो कंठ यहाँ पे, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान पूछेगा एग्जाम में। ये बन सकता है कि खा, गा, घा, इसका उच्चारण स्थान क्या है, ये गा का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसको लिखने के बाद इस तरह से सारणी को लिखने के बाद यहाँ पे लिखो कंठ, और कंठ के बाद क्या आता है? तालु। ठीक है, कंठ तालु लिख लिया। फिर आ जाओ नीचे, नीचे लिखो ओष्ठ, क्योंकि पा जो है हमेशा ओष्ठ में आता है। ओष्ठ के ऊपर लिखो दंत। कंठ तालु और दंत ओष्ठ है, बीच वाला छेक दो, मूर्धा को याद मत करो। पहले कंठ लिखो फिर तालु लिखो। नीचे आ जाओ, चौथे नंबर पे
दंत लिखो और ओष्ठ लिखो, बीच में जो बचा वहां मूर्धा लिख दो। मूर्धा को याद ही करने की जरूरत नहीं है, हाँ मूर्धा लिख दो। अब जितने भी टा वर्ग में जो जितने भी आ रहे हैं, टा ठा डा ढा अणा, ये सारे मूर्धा हो गए। चा वर्ग में जो आते हैं चा छा जा झा अणा, ये जो है ये तालु में आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो हो गई ट्रिक इसके स्पर्श व्यंजनों को याद करने की। अब इसमें पूछा जाएगा अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण, एक मिनट इसको मैं थोड़ा मिटा लेती हूँ। अल्प प्राण और महाप्राण भी इसी सारणी से बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। जैसे कि ये सारणी बनाई, एक मिनट, ये सारणी बनाई का चा टा ता पा मा। अब ये जो है इसको बनाने के बाद अल्प प्राण और महाप्राण से पूछते हैं, तो ये जो आगे के जो ये वाली लाइन है का वाली, यहां लिख दो अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण, ये वाली जो लाइन है ये है महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण ऐसे पूछता है ना कि इनमें से कौन सा अल्प प्राण है कौन सा महाप्राण है। अब ये वाली लाइन, ये वाली भी अल्प प्राण, इसमें एक लाइन अल्प प्राण है, एक लाइन महाप्राण है, एक अल्प प्राण है और एक महाप्राण है। ठीक है, इस तरह से आप इसको देख लेंगे। ये नीचे वाला जो है ये वाले जो है ये अल्प प्राण है, का चा टा ता पा, ये अल्प प्राण है। महाप्राण में खा छा और ढा था और फा, ये महाप्राण हो गए। इस वाली लाइन में जितने भी है ये महाप्राण है। और ये जो आगे गा जा डा दा बा, ये भी महाप्राण है। अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण महाप्राण और अल्प प्राण। और ये जो है पंचमाक्षर या नासिक के वर्ण, ये हमेशा अल्प प्राणी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं और अगली स्लाइड में देखेंगे। एक मिनट इन्हें देख लेते हैं। ये है अंतष्ट व्यंजन। अंतष्ट व्यंजन जो है ये प्रकंपित अर्धस्वर, ये जो है इसमें से पूछा था कि अंतष्ट व्यंजन कौन से, तो ये चार है, आसानी से याद कर लोगे, या रा ला वा। लेकिन रा जो है ये प्रकंपित है। ठीक है, या जो है ये अर्धस्वर है, या और वा अर्धस्वर है, आसानी से याद रख सकते हैं आप। रा प्रकंपित है और ला जो है ये पार्श्विक है। ठीक है, अब उस व्यंजन देख लेते हैं। उस व्यंजन का उच्चारण स्थान पूछ लेता है चारों में से कि ये वाला जो सा है इसका क्या है, तो सा सपेरा वाला जो है वो तालव्य है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सपेरा के दांत नहीं होते, तालव्य होता है। ठीक है, और ये वाला जो है ये खटकोड़ वाला, ये मैंने आपको वहीं बताया था मूर्धा होता है ये। ठीक है, और ये सा जो है ये वाला सा ये दंत्य होता है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, ये सलजम वाला सा है, तो सलजम के दांत नहीं होते, खाली तालु होता है, और सपेरा के जो होते हैं दांत होते हैं। ठीक है, और हा जो है ये कंठ है। का जैसे का बोला जाता है वैसे ही हा बोला जाता है। का और हा एक ही जगह से बोला जाता है, इसलिए ये कंठ है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे बताया था ना, का जो है ये कंठ है, तो यहाँ पे का और हा कंठ में आता है, ये आप हमेशा याद रखेंगे। और अब देख लेते हैं ये वाली सारणी। देखो मैंने अभी बताया था ना आपको, बहुत आसानी से इसमें अल्पप्राण और महाप्राण आप याद रख सकते हैं। का चा टा ता पा, ये लिखने के बाद इसमें आगे इस सारणी को पूरा यहाँ तक लिख लो। का खा गा घा, इसमें इन्होंने बताया 1 3 5 2 4, ये कभी याद नहीं होता, मुझे भी याद नहीं हुआ, इसलिए जिस तरह से मैंने याद किया आपको उसी तरह से मैं समझा रही हूँ। अल्पप्राण जो है इसमें मैंने बताया था ना, का खा गा घा, इस तरह से सारणी बना लो। तो पहली लाइन कचट तप की अल्पप्राण, दूसरी लाइन महाप्राण, इस तरह से नीचे को इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, बस एक सारणी एग्जाम में आ जाए सवाल कोई भी उच्चारण स्थान का, तो आप का चा टा ता पा मा एकदम लिख लो। लिखने के बाद उसके आगे पूरा इसको पूरा कर लो। चा छा जा झा टा ठा डाढ़ा ता था दाधा पा फा बा, ऐसा करके इसको कर लो। और उसके बाद यहाँ लिखो आगे, अगर उच्चारण स्थान पूछा तो यहाँ कंठ लिख दो, एकदम कंठ, नीचे लिख दो तालु। तालु लिखने के बाद बीच का छोड़ दो, यहाँ लिखो दंत, यहाँ लिखो ओष्ठ, क्योंकि आदमी कंठ तालु दंतोष्ठ तो एकदम याद रख ही लेगा। दंतोष्ठ बीच में बचा, इसको कर दो मूर्धा। आराम से इसका उच्चारण स्थान निकाल लो, कौन सा किसके सामने आ रहा है लिख दो। अब आता है अल्पप्राण में। अब ये पूछता है अंतष्ट व्यंजन जो है ये अल्पप्राण है या महाप्राण है। तो अंतष्ट व्यंजन जो है
अल्पप्राण जो है ये अल्पप्राण होते हैं, आ से अंतष्ट और आ से अल्पप्राण। ठीक है, तो ये तो होगा ऐसे याद। अब बचे ऊष्म व्यंजन। तो जब आ से अंतष्ट और आ से अल्प, तो ऊष्म तो अपने आप ही महाप्राण में आ गए। ठीक है, सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन जो है ये महाप्राण में आ गए। इसको याद रख सकते हैं आप। अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं अघोष और सघोष। अघोष और सघोष को याद रखने की सबसे बढ़िया ट्रिक है वही का चा टा तापा लिखने के बाद आप आगे की जो 2 लाइनें हैं, जैसे का खा गा घा अंगा, ये पूरा हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। ये जो है आगे की जो 2 लाइनें हैं, आगे आगे वाली तो है अघोष, जो आगे की हैं अघोष, आ से आगे और आ से अघोष। ठीक है, और पीछे वाली बच्ची सघोष या घोष, इसे घोष भी कहते हैं और सघोष भी कहते हैं। लेकिन जब आपने आगे वाली ये 2 लाइनें जो होती हैं ये याद कर ली, आ से अघोष और आ से आगे का और खा, तो ये दोनों जो हैं ये आ गई अघोष में। अब सा और सा हा और आ, ये ऊष्म वाला जो है सा हा और आ, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि ये आएगा अल्प प्राण अघोष में, सॉरी। और ये जो है ये वहां पे जो था अंतष्ट तो था अल्प प्राण, अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। वहां पे ऊष्म जो था वो महाप्राण था, अब यहाँ पे जो है ये सा ऊष्म वाला ये अघोष हो जाएगा। और ये जो है सघोष में बड़ा आ बड़ी बड़ाऊ रीर ए आई ओ औ, जो वहां पे जो था दीर्घ स्वर जो थे वो यहाँ पे दीर्घ स्वर सारे, और अंतष्ट व्यंजन या रा लावा और प्लस हा, ये आ जाएंगे सघोष में। ठीक है, ये थोड़ा सा फ्रेंड्स कुछ भी याद करो थोड़ा मेहनत तो लगती ही है, ये थोड़ा इस तरह से याद रख लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं परीक्षा के उपयोग से महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे वर्णमाला किसे कहते हैं, ये सवाल आ जाए तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, जैसा कि मैंने पीछे बताया था। मूल दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर भी कहते हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर को विजातीय या मिश्रित स्वर भी कहते हैं, क्योंकि वो बड़ा होता है इसलिए वो मिश्रित होता है। भाषा मतलब मिलाकर ही मिश्रित रूप से ही बनता है संयुक्त स्वर। भाषा शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। कई बार पूछा जाता है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो या तो वर्ण आएगा लिखा हुआ है विकल्प में, या ध्वनि, दोनों नहीं होगा, वर्ण और ध्वनि दोनों एक साथ नहीं होगा। ठीक है, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, और जबकि व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। छा त्र ज्ञ स्र संयुक्त व्यंजन है। ये छा जो बनता है का प्लस सा से बनता है। ठीक है, और ताज त्र जो है ये ता प्लस रा से बनता है, और ज्ञ जो है ये जा और ना से बनेगा, ये जा से और ना से, और सा है ये सा और रै से बनेगा स्र। ठीक है, और या और वा को अर्धस्वर भी कहते हैं, पीछे मैंने बताया था अभी, या और वा अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। और हिंदी शब्द कोश में अंग और आह वर्ण से, ये हिंदी शब्दकोश में अंग जो है वो आ वर्ण से पहले आता है। ठीक है, छोटी ई बड़ी ई रीर स्त्रीलिंग वर्ण है, से सभी पुल्लिंग होते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि स्त्रीलिंग कौन से होते हैं, तो ये तीनों रट लेने हैं, छोटी ई बड़ी और रीर, ये होते हैं स्त्रीलिंग, बाकी सभी पुल्लिंग होते हैं। और पंचमाक्षर जो होता है ये नासिक्य वर्ण, अंग या ना ना मा नासिक्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इनका उच्चारण स्थान नासिक्य भी है, इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। ये नाक से बोले जाते हैं, इसलिए इनमें हर जगह ना का प्रयोग हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, हा जो है ये काकल्य वर्ण है। अनुस्वार अंग एवं विसर्ग आह अयोगवाह वर्ण है। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं अगली स्लाइड पर। बड़ा आ बड़ी ई, बड़ा आ बड़ा ऊ और बड़ी ई मूल दीर्घ स्वर है। ये मूल दीर्घ स्वर अभी पीछे हमने सारणी पढ़े थे। ए और आई कंठ तालव्य है, कंठ प्लस तालु, इनका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। ठीक है, और ओ औ कंठोष्ठ है, इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। कंठ प्लस मतलब गला और ओठ से जो बोले जाते हैं ओ और औ, आप बोल के देख लो, इसमें होठों का प्रयोग हो रहा है। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। रा वत्तर्ष लुंठित सघोष अल्पप्राण है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रा जो है इसको ज़्यादातर पूछा जाता है कि रा कैसा, तो ये लुंठित, ज़्यादातर लुंठित आता है ऑप्शन में। ठीक है, ये सघोष भी है और अल्पप्राण भी है। ठीक है फ्रेंड्स, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा
जिस रूप से ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। जैसे दिक्कत, प्रशंसा आदि ये द्विमक युग्मक ध्वनियां होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मैंने सारणी से अच्छे से समझा दिया है। सारणी से अगर आप समझेंगे ट्रिक से तो बहुत आसानी से आप सोल्व कर ले जाएंगे। हिंदी शब्दकोश में छा वर्ण का वर्ग के बाद आता है, क्योंकि छा एक संयुक्त वर्ण है जो कि का प्लस सा वर्णों के योग से बनता है। इसी प्रकार त्रैवर्ण तय के वर्ग के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार त्रैवर्ण के अंतर्गत आता है। उसके बाद श्रय वर्ग स के बाद आता है। प्लुत स्वरों में उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा समय लगता है। और अनुस्वार जो होता है ये पंचवर्ण के अंतर्गत कार्य करता है। ये पंचमाक्षर को जो है अनुनासिक कहते हैं। वर्ण विशेष के अंतर्गत देख लेते हैं फ्रेंड्स इसको भी। चा छा जा झा इन 4 वर्णों को स्पर्श संघर्षी कहते हैं। डा ढा को द्विगुण उच्छिप्त उश्रिम्पित संकर वर्ण या ताड़न जात वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 भाषा हिंदी और फारसी के गुण पाए जाते हैं, इसलिए ना द्विगुण कहते हैं। डा और ढा ये द्विगुण होते हैं। इस वाली ये जो बॉक्स में दे रखा है ये वर्ण विशेष, इसको आप रट कर जाएंगे। अणा, या, अणा, ना, मा इन 5 को पंचमाक्षर वर्ण, नासिक के वर्ण और पंचम वर्ण भी कहा जाता है। या वा के उच्चारण स्थानों को या वा उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते। रा को प्रकंपित, लुंठित या कंपनजात वर्ण भी कहा जाता है। लुंठित का अर्थ होता है जीभ का आगे से मुड़ना। ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक का अर्थ होता है जीभ के अगल बगल का भाग। हिंदी वर्णमाला में 2 अमानक वर्ण झा व भा, जिन्हें झा व भा के रूप में लिखा जाता था। हा को ऊष्म संघर्षी स्वर यंत्रमुखी काकल्य वर्ण, कंठ, ऊष्म संघर्षी सघोष वर्ण आदि नामों से जाना जाता है। फ्रेंड्स, जो ध्वनियाँ न स्वर हैं और न व्यंजन है उन्हें अयोग्य कहते हैं। मैंने ये इसलिए आपको समझाया है कि ये जो है ना इस तरह से, जैसे ये हा है, अगर हम इसको सारणी से सोल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। लेकिन हा को ऊष्म संघर्षी स्वर यंत्रमुखी काकल्य वर्ण ऊष्म ये जल्दी से याद नहीं होता, लेकिन हम इसको सारणी से याद करेंगे तो ये याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वर्णमाला से संबंधित आज की क्लास। इससे अगली क्लास में हम वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे और आप उसको ज़रूर लगाना और आप चेक करना कि आपका स्कोर उसमें कितना जा रहा है, कि आपने सारणी से समझ के उसमें कितने सही किए। तो फ्रेंड्स, कैसे हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।